हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 मार्च को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन द करंट चैलेंजेस रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। इसके अलावा हम लोग ब्लू वाटर और ग्रीन वाटर के बारे में बात करेंगे। ब्लू वाटर बेसिकली क्या होता है, जो आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं रिवर्स में, ग्राउंड वाटर में, फ्रोजन आइस में, और ग्रीन वाटर क्या होता है जो आपके प्लांट्स में वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नेविगेटिंग द ग्लोबल वाटर स्केप एंड इट्स चैलेंजेस। ये आर्टिकल और जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है इसमें दोनों को हम लोग कॉमनली डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। जो हमारा लास्ट आर्टिकल होगा वो न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फाइनेंस। न्यूक्लियर एनर्जी में हम जो फाइनेंसिंग का इशू आता है, चैलेंजेस है, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियर एनर्जी समिट के बारे में बात करेंगे और ये आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए। अगर आपको हमारा एनालिसिस प्रॉपर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाटर एंड इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। वाटर एज अ थीम यूपीएससी में प्री में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और मेंस में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रीलिम्स में जनरली डेटा बेस्ड चीज़ें पूछी जाती है आपको, इंफॉर्मेशन बेस्ड, और मेंस में एनालिसिस पूछा जाता है। इस आर्टिकल के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। जो डेटा होगा वो आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक जो क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन जो प्रिपेयर करेंगे वो है व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, एक्सप्लेन द करंट चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन टू वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक, हमें क्या बताना है, चैलेंजेस बताने हैं वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, और किस तरीके से हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे जो चैलेंजेस हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड कर लेंगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव चला रही है वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यूपीएससी में वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वाटर स्ट्रेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो जनरल टर्म में अगर हम बोले वाटर स्ट्रेस होता क्या है, जब वाटर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा हो उसकी अवेलेबिलिटी से, उस सिचुएशन को हम वाटर स्ट्रेस सिचुएशन बोलते हैं, वाटर स्कैरसिटी सिचुएशन बोलते हैं। मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है इसकी, वाटर की, तब सिचुएशन क्या होगी, वाटर स्ट्रेस सिचुएशन होगी। रिसेंटली हमने बेंगलोर सिटी के बारे में पढ़े थे, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, वाटर स्ट्रेस सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो चुकी है। नीति आयोग की मैंने रिपोर्ट का भी हवाला किया था, 2030 तक के 21 ऐसी सिटी होंगी जहां पर वाटर स्ट्रेस सिचुएशन आएगी, और बेंगलोर में ये सिचुएशन हमें अभी से स्प्रिंग सीजन में देखने को मिल रही है। अभी गर्मी भी पूरी तरीके से नहीं आई है। अब आर्टिकल आया क्यों है न्यूज़ में, ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा सभी को वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव विच इज़ बैक्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एंड ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर सिंस 1993। ये डेटा आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाटर डे कब है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। ये सारे क्वेश्चन आपको कहेंगे यूपी पीसीएस में, एमपी पीएससी में और जितने भी स्टेट सर्विस हैं, डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। डेट याद करो, रट्टा मार के रखना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर लॉजिक काम नहीं करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है वो क्या है, द थीम ऑफ दिस ईयर इज वाटर फॉर पीस। ठीक है, यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज आ सकता है, बाकी यूपीएससी की बहुत सारे एग्जाम में थीम डायरेक्टली पूछी जाती है, जैसे कि सीएपीएफ में, सीडीएस में, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फैक्चुअल डेटा हो जाएगा आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी का इशू है,
वाटर अवेलेबिलिटी का इशू विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाटर भी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके के इश्यूज इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। अब जो इंडिया जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, फिजिकल भी हैं, इकोनॉमिक बेस्ड फैक्टर्स भी हैं। पहला ऐसा फैक्टर क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से लोग जो है सिटीज़ में आ रहे हैं। अब सिटी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन लोगों को एब्जॉर्व करने की सिटी की कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है। हैphazard मैनर में अव्यवस्थित ढंग से ये शहरीकरण हो रहा है। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो ऑब्वियसली जो वाटर की डिमांड होगी वो बढ़ते चली जाएगी। सिटी इतना अब्जॉर्व ही नहीं कर सकती इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को, तो पानी की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। सिटीज़ में वाटर स्ट्रेस होना लाजमी है। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसमें भी वाटर डिमांड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके कारण पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वाटर क्वालिटी को भी बहुत अफेक्ट हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक, अब मान लो ड्रॉट प्रोन एरिया है महाराष्ट्र का, जहाँ पर हमेशा सूखा पड़ते रहता है, वहाँ पर आप लोग शुगर केन कल्टीवेट कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो पानी ऊपर से आ नहीं रहा है, तो पानी कहीं से तो आएगा, नीचे से लो। अब जब पानी नीचे से आप ग्राउंड वाटर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से पानी आ नहीं रहा है तो रिचार्ज हो नहीं रहा है, और नीचे से पानी निकाले जा रहे हो, तो ग्राउंड वाटर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, हमेशा तो रहेगा नहीं, तो डिप्लीशन हो रहा है। किसके कारण, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एरोटिक रेनफॉल पैटर्न, ये सबसे बड़े इश्यूज हैं जिसके कारण वाटर स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, कभी आपका क्या हो जाता है, पानी बहुत कम आ रहा है और सूखा पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, अगर पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो पूरा का पूरा पानी बह करके चला जाएगा कहाँ, ओशन में, और ये पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के काम नहीं आएगा। हम क्या चाहते हैं, पानी रिमझिम आए, थोड़ा थोड़ा पानी आए ताकि सरफेस पे बहुत समय तक रहे, और सरफेस पे रहेगा तो ये पानी ग्राउंड में नीचे जाएगा और रिचार्ज करेगा। दूसरा क्या इशू होता है, जब फ्लड आते हैं तो ये अपने साथ जो रन ऑफ वाटर होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी गिरने से अपने साथ क्या करता है, सॉइल इरोजन करता है। ये रन ऑफ वाटर कहाँ पहुँच जाएगा, ओशन में, और अपने साथ मिट्टी को भी लेकर जाता है। अब बहुत सारी ऐसी वाटर बॉडीज होगी जो कि रास्ते में पड़ेगी और साथ में मिट्टी जो है यहाँ पर जमा होती चली जाएगी, तो ये वाटर बॉडीज की जो टोटल कैपेसिटी है वाटर एब्जॉर्व करने की, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब केवल इतना ही पानी यहाँ पर रहेगा, तो ग्राउंड वाटर में भी रिचार्ज में भी दिक्कत आएगी, और बाद में जो यूज़ करना है आपको, गर्मी में जो भी पानी है अभी गिरा है उसको आप गर्मी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी इश्यू आएगा, क्योंकि आपने जो कंजर्वेशन किया है वो सिर्फ इतना किया है, इतना कर सकते थे पूरा, तो जो कंजम्पशन हो रहा है वो भी कम हो रहा है। किसके कारण, सेडिमेंटेशन के कारण, सिल्टिंग अप के कारण, बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा होती जा रही है। वो किस लिए हो रही है, क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है। तो फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, और फ्लड इस तरह के जो एक्सट्रीम इवेंट है, फ्लड और ड्रॉट, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और इस तरह के इशू हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, वाटर ओवर यूज, अननेसेसरली पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं ना। कुछ ऐसा एरिया है विलेज लेवल पर जहाँ पर लोगों को एक्सेस नहीं है पानी का, 3 किलोमीटर जो है उनको पौंड जाना पड़ता है, लेक से जो है पानी लाना पड़ता है। महिलाएं सुबह सुबह जा रही हैं, उनको इतनी दिक्कत हो रही है, टैप वाटर घर पे अवेलेबल नहीं है, और हमारे यहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर हम ब्रश कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल भी जो है अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं है। उसका रीज़न क्या है, पानी फ्री में मिल रहा है। पानी में अगर कॉस्ट लगा दी जाए ना, 100 रुपये लीटर पानी हो जाएगा, तो अपने आप जो है पानी संभाल कर रखना या फिर यूज़ करना शुरू कर देंगे लोग। एक जो सबसे बड़ा इशू है इंडिया में वो क्या है, लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस। जो बिलोंगिंगनेस है अमॉन्ग स्टेक होल्डर वो बहुत कम है। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक कम्युनिटी है और वहाँ एक कुआं है, तो कुआं हम लोग क्या सोचेंगे कि यार मैं जाता हूँ पानी यूज़ कर लेता हूँ, दूसरे के लिए बचे ना बचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आने वाले टाइम के लिए पानी बचे ना बचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मेरा बस ये है कि भाई मेरे को पानी मिल जाए। इस तरीके की लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें देखने को मिलती है। सो ये कुछ हमारे फैक्टर हो जाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर स्ट्रेस के लिए। अब वाटर स्कैर्सिटी को डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी से कनेक्ट करके देखा जा रहा है। बिल्कुल यार, जब पानी रहेगा तो फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होगी, वाटर सिक्योरिटी थ्रेटन होगी, बिल्कुल होगी।
एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, रिलाई करता है वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी पे। पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड नहीं होगा, तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होंगे, कियोस होगा। अब 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे, उनकी लाइवलीहुड को खतरा होगा, तो ऑब्वियसली सोसाइटी होगी उसमें बहुत ज़्यादा अनरेस्ट देखने को मिलेगा। और डायरेक्टली ये सारी चीज़ें हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, जो पीस है कंट्री का उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो इस बार की जो थीम थी वो वाटर फॉर पीस थी। ठीक, तो जो वाटर स्कैरसिटी है वो एक सोसाइटी को, उसके पीस को अफेक्ट करेगी डायरेक्टली। अब कुछ डेटा की बात करेंगे, जो भी अपन ने अभी तक के बात किए हैं फैक्टर्स की, उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए कुछ डेटा यूज करना पड़ेगा। आपके ओपिनियन की ज़्यादा कोई कीमत नहीं है जब तक डेटा से उसे जस्टिफाई नहीं करोगे, सब्सटेंशिएट नहीं करोगे। ठीक, तो ये डेटा आपको लिखना भी है और याद भी रखना है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टोटल 17 ऐसी कंट्री है जहां पर एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ वाटर स्ट्रेस हो रहा है, और ये इन कंट्रीज में जो है जो पीस है वो थ्रेटन हो रहा है। बहुत सारे हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंडिया में भी हमें बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, इंडिया की बात कर लेते हैं। जो वाटर अवेलेबिलिटी है ऑलरेडी लो कैटेगरी में आती है, ऑलरेडी हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री हैं। अगर हम पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1700 के आसपास क्यूबिक मीटर अभी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है फॉर अ ईयर, और बाय 2025 ये जो है कितनी कम होने वाली है, 1341, और बाय 2050 1140 मीटर क्यूब जो है हमारी वाटर अवेलेबिलिटी होने वाली। तो जैसे जैसे ईयर निकलेंगे वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जानी है, और उसके लिए जो ऊपर फैक्टर है वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया में जो वाटर विड्रॉल है उसका क्या डेटा है उसको समझ लेते हैं। उसको हम यूज कैसे करते हैं, लगभग 72% जो पानी है जो हम विड्रॉ करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में। फिर जो हाउस होल्ड सर्विसेज हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस हैं, उसके लिए 16% और 12% इंडस्ट्री यूज कर रही है। ठीक, तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑलमोस्ट हर स्टेट में जो मेन सिटीज है वो वाटर स्ट्रेस सिटीज है। मैंने आपको बताया भी था, रिसेंटली बेंगलोर वाला आर्टिकल आया था। टोटल 21 सिटीज ऐसी होगी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग जो बाय 2030 वाटर स्ट्रेस होने वाली है। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस बार बेंगलोर में बहुत ज्यादा वाटर इशू देखने को मिल रहा है। पंजाब देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, दिल्ली और हरियाणा, यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर कंजम्पशन का जो रेशियो है डिवाइड बाय अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो कितना है, 172, 137, 137, 133। ठीक, तो पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में क्या है, 100 लीटर पानी अवेलेबल है और 172 लीटर जो पानी है वो कंज्यूम किया जा रहा है। तो ऑलरेडी इन स्टेट्स में अलार्मिंग कंडीशन है। समझ में आएगा ये, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो टू ग्राउंड वाटर कंजम्पशन टू अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो 100 जो है अवेलेबल है, 172 जो है तुम निकाल ले रहे हो। समझ में आया, इतनी ज्यादा हमारी कंजम्पशन हो रही है। कुछ स्टेट में स्थिति अभी बेहतर है, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में 57% है और गुजरात में आपका 74% है, महाराष्ट्र में 53%। इसका मतलब क्या है, 100 लीटर पानी अवेलेबल है, 53 लीटर निकाल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से कंटिन्यूसली चीज़ें चलती रही तो यहाँ पर भी जो ऊपर के स्टेट है पंजाब, राजस्थान जैसे, वहाँ जैसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक, ऑलमोस्ट जितनी भी पेरिनियल रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, वो सूखी हो चुकी हैं, ऑलरेडी ड्राई हो चुकी हैं। अभी तो स्प्रिंग सीजन चल ही रहा है, अभी तो गर्मी नहीं आई है, और इस बार एल नीनो है तो हो सकता है कि इस बार पानी भी ना गिरे। तो ऑलरेडी जो इंडिया में जो सिचुएशन है अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी है। अब वाटर बॉडी से रिलेटेड डेटा के बारे में बात करते हैं। जो वाटर बॉडी टोटल नंबर है वो कितना है, 5,56,000 के आसपास है, और इससे होने वाला जो इरिगेशन पोटेंशियल है वो कितना है, 62,71,180 हेक्टेयर। मतलब इतनी वाटर बॉडीज की इतनी कैपेसिटी है क्या करने की, इरिगेट करने की। लेकिन इसके साथ भी कुछ इशू हैं ड्यू टू बैड डिजाइन एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ वाटर बॉडीज। जो हमारी वाटर बॉडीज है वो ऑलमोस्ट सिल्टेड अप है। सिल्टेड अप का मतलब अभी मैंने बताया था, इस सारे के सारे जो वाटर बॉडीज हैं इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो चुकी है, नीचे से सेडिमेंटेशन हो चुका है, और इसके कारण इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, और इसकी एफिकेसी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब कम वाटर कंजर्व हो रहा है, तो ये कुछ इश्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा जो ट्यूबवेल डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब हर घर में जो है आपके ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिस्चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं और रिचार्ज कम कर रहे हैं। पानी बाहर ज़्यादा आ रहा है और पानी रिचार्ज ना के बराबर हो रहा है। इसके अलावा जो
सीवरेज वाटर है और ग्रे वाटर है वो वाटर बॉडीज में छोड़ रहे हैं, उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ये सारे फैक्ट्स हो जाएंगे आपके। इन सारे फैक्ट्स को आपको लिखना होगा जो ऊपर फैक्टर हैं उनके लिए। अब बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। द वाइटल रोल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो थोड़ा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझ लेते हैं। हमारे घर पे भी हम लोगों ने ये लगवाए हैं। क्या किए हम लोगों ने, मैं आपको अपने घर का ही बता देता हूँ, ठीक। जितना भी छत पे पाइप, जितने भी होल्स थे उसको हम लोगों ने भर दिए और एक सिंगल पाइप से उसे कनेक्ट कर दिए। अब जितना भी पानी आएगा वो सारा पानी इस पाइप के थ्रू जाएगा। इसको एक नीचे पाइप से कनेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने इसे कहाँ पर जोड़ा, एक हनी पिट में जोड़ा, ठीक है। एक हमने छोटा सा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कई सारी लेयर बनाई। एक में हमने जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसे रख दिया, फिर एक थोड़े बड़े बड़े पत्थर रख दिए और फिर तीसरे में उससे बड़े पत्थर, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है फिल्टरेशन का काम करता है। जो ऊपर से पानी आ रहे हैं, जितने सेडिमेंट्स होंगे वो यहीं पर एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, तीनों लेयर से जब पानी निकलेगा तो वाटर फिल्टर होकर निकलेगा और इसको हमने जो हमारे ट्यूबवेल है उसमें जोड़ दिया, जो हमारे कुएं हैं उसमें जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? तो इसके थ्रू आप क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन करेंगे, ठीक। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन के लिए। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या है, उनका जो अप्रोच है वो है ट्रेडिशनल इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है ना, जो हम लोग बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिजिनस वे है जो हमारे यहाँ बहुत समय से चला आ रहा है वो, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको मिक्स करके हमें वाटर कंजर्वेशन करना है, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा वो वाटर स्कार्सिटी के अगेंस्ट रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा। आप या फिर ये भी कर सकते हैं कि सारा पानी इकट्ठा करके कहीं पर एक बहुत छोटा सा आप एक स्ट्रक्चर बना दीजिए और यहाँ पर पानी जमा करके रख लीजिए। तो ये भी एक तरीका है वाटर कंजर्वेशन का, टैंक बना करके, ठीक। इस तरीके से आपको रेन वाटर क्या करना है, कंजर्व करना है और बहुत वाइटल रोल रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सरकार क्या क्या कर रही है देख लेते हैं। गवर्नमेंट का एम्फेसिस है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, हर मेड़ पर पेड़। इस तरीके के कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा वाटरशेड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो सोर्स है पानी का और जहां पानी खत्म हो रहा है, ठीक, वहां तक के पूरे वाटर को, बॉडी को मैनेज करना। इसमें ग्राउंड वाटर भी आ जाएगा, सरफेस वाटर भी आ जाएगा, रेनफेड, जितना भी पानी है वो, जितनी भी वाटर बॉडी है, सारी की सारी आपको इस पर्टिकुलर एरिया में मैनेज करना होगा। इसे वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो कितना पानी यूज कर रहे हैं, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, कितना कंजर्व करना है, इस तरीके के मैनेजमेंट को वाटरशेड मैनेजमेंट कहा जाता है। तो जो वाटरशेड मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। एक निरांचल प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जा रहा है, फंडेड किया जा रहा है इंडिया में। वो एक क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। ये निरांचल प्रोजेक्ट ध्यान रखेंगे, आपके आंसर में मेंस में दिखना चाहिए। मिशन अमृत सरोवर, जिसमें अभी बात की गई थी, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 जो है आपकी वाटर बॉडीज क्या की जाएगी, डेवलप की जाएगी। और जल शक्ति अभियान प्रोग्राम्स, जल शक्ति अभियान प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं सरकार के द्वारा। जल जीवन मिशन, हर घर में पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हो जाएंगे। इसके थ्रू सरकार वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, टैंक, वेटलैंड और रिचार्ज ऑफ बोरवेल पे फोकस कर रही है। लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज भी हैं। क्या, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता तो इतना वाटर प्रॉब्लम होता क्या, नहीं होता। तो हम लोग जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे सकते हैं और उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल की जरूरत है। वो प्रोटोकॉल अभी तक के नहीं बना है। एक विलेज लेवल पर या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। हर विलेज की कितनी रिक्वायरमेंट है, कमांड एरिया के हिसाब से, वाटर बॉडी का जो कमांड एरिया है उसके हिसाब से। कमांड एरिया मतलब क्या होता है, वो एरिया जहां पर उस वाटर बॉडी से है ना क्या किया जा सकता है, इरिगेशन किया जा सकता है, उसको हम कमांड एरिया बोलते हैं उस वाटर बॉडी का। तो ये जो कमांड एरिया है इसको प्रॉपर एस्टिमेट करना चाहिए, कितना वाटर रिक्वायर है उस पर्टिकुलर विलेज में, कितना जो है वाटर अवेलेबल है
और उस स्टडी के हिसाब से हमें न्यू वाटर बॉडीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल अगर हम डेवलप करते हैं तो एविडेंस बेस्ड अप्रोच से हम बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल स्टेप्स यहाँ पर दी हुई है। ऑलमोस्ट आपको सारी स्टेप्स के बारे में पता है, सब कुछ समझते हैं आप। जैसे कि क्या कर सकते हैं, हम ग्राउंड वाटर टेबल को मॉनिटर कर सकते हैं, हम वाटर क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, रिक्लेमेशन कर सकते हैं, वाटर यूज को प्राइसिंग कर सकते हैं। अब आप लोगों को पीने के पानी से लेकर यूज करने के पानी को हमें चार्ज करना चाहिए, ताकि आप लोग भी जो है पानी की थोड़ी सी इज्जत करें। ठीक, इसके अलावा सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं, एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक को प्रमोट कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल टेक्निक होगी और दूसरी जो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक है, जो मॉडर्न टेक्निक है, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। IoT बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और वाटर मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है। हर घर में वाटर मीटर और उसका बिल, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी, ताकि जो वाटर यूसेज है वो ओवर यूज ना हो। लोग जो है सतर्कता से इस्तेमाल करें, जब पैसा लगेगा तो अपने आप जो है सतर्क रहेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो सब्सिडी है उसे हटाने की ज़रूरत है, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस कैंपेन। जब तक के लोग अवेयर नहीं होंगे, पानी को लेके सेंसिटिव नहीं होंगे आने वाले समय के लिए, तब तक के जो है पानी कंजर्व नहीं हो सकता। तो जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्राउंड वाटर यूज न्यूट्रलिटी और लैंड न्यूट्रलिटी बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर यूज न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, जितना वाटर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं उतना ही वाटर रिचार्ज करिए। लैंड यूज न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, जितना आप लैंड डिग्रेड कर रहे हैं उतना लैंड रिक्लेम करिए। जो लैंड डिग्रेडेड हो गया उसको वापस बंजर जमीन से फर्टाइल बनाइए, और टोटल जो लैंड है आपकी वो न्यूट्रल रहना चाहिए। ये जो लैंड न्यूट्रलिटी है ये टारगेट है आपका UNCCD कन्वेंशन का, ये सब सुना होगा आपने। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड है, तो उसे सस्टेनेबल में लेके आना है। हमें वो क्रॉप यूज करना है जो कि पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से हो। ठीक, अगर ड्राई एरिया है तो आप ड्राई क्रॉप्स जो कि आपकी मिलेट्स हो गई, मेज हो गई, बाजरा हो गया, इनको इस्तेमाल करिए, पल्सेस को यूज करिए। और अगर जहां पर पानी अवेलेबल है वहां पर आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप को यूज करिए। तो ये जो एग्रीकल्चर है उसे सस्टेनेबल बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा हमें और ज़्यादा जो है क्रिएट करने की ज़रूरत है वाटर बॉडीज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। तो क्लाइमेट चेंज से रेजिलेंस के लिए और वाटर बॉडीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो हमारे यहाँ पाइपलाइन है, उसमें बहुत लॉसेस होते हैं वाटर का, उसको कम करने की ज़रूरत है। डीसैलिनाइजेशन की करने की ज़रूरत है। प्रॉपर वाटर एलोकेशन करने की ज़रूरत है ताकि सब लोगों को एक्सेस मिल सके। घर घर टैप पहुँचाने की ज़रूरत है। जो बोरवेल डेवलपमेंट है उसे करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हर फैमिली को प्रॉपर पानी, क्लीन पानी मिल सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है आपका, कोलोब्रेशन ऑफ रिसर्च, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। इन तीनों के बीच में कोलोब्रेशन होना चाहिए ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके, वाटर रिलेटेड, कंजर्वेशन रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके वे फॉरवर्ड हो जाएंगे, ये सब आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है 1 लाइन में दिया हुआ है। सारे सॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा ऐसे भी आ सकता है आपको। ठीक, इसके अलावा जो नीचे आर्टिकल है इसमें भी 1-2 पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है। नेविगेटिंग द ग्लोबल वाटरस्केप, इट्स चैलेंजेस। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपकी वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे कौन रिलीज करता है, UN वाटर। इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार जो थीम है इसकी क्या है, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। UN वाटर ये रिपोर्ट रिलीज करता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और जो इशू है वाटर से रिलेटेड वो क्या है, इशू ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर्स। इसको भी आप ऊपर नोट कर सकते हैं। जहां पर हमने इश्यूज की बात की थी, फैक्टर्स की बात की थी, उसमें ट्रांसबाउंड्री वाटर का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन भी ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पॉल्यूशन करेगा तो वो पानी कहाँ जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा। अगर चाइना करेगा तो वो पानी कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर मैं बात करूं तो। ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसलिए कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा ट्रीटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके कारण जो पीस है वो भी खतरे में
आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमें ज़रूरी है क्या करना, मेंशन करना। ठीक है, एक डेटा दिया हुआ है उसे भी मेंशन कर सकते हैं। आउट ऑफ यूनेस्को 194 मेंबर स्टेट्स एंड 12 एसोसिएट मेंबर 153 कंट्री कैन बी क्लासिफाइड एज अ वाटर शेयरिंग नेशन। टोटल 153 ऐसी कंट्री है जो कि पानी शेयर करती है, वाटर शेयरिंग नेशन है। एंड ऑल ट्रांसबाउंड्री वाटर अकाउंट फॉर 60% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर फ्लोज। टोटल जो ट्रांसबाउंड्री वाटर है वो कितना है, 60% है टोटल वाटर फ्लोज का। इसका मतलब कोई भी एक रिवर है वो सिर्फ उसी कंट्री में नहीं है, मैक्सिमम जो रिवर है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इनमें 153 कंट्री में सिर्फ केवल 24 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने 100% कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी जो है अपने पाकिस्तान के साथ वाटर एग्रीमेंट किया है, बांग्लादेश के साथ किया है, लेकिन अभी तक के चाइना के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो केवल 24 ऐसी कंट्री है जहां पर 100% कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बाकी जगह नहीं। तो प्रॉपर यूसेज करने के लिए, पॉल्यूशन रोकने के लिए हमें कोऑपरेशन एग्रीमेंट की ज़रूरत होगी। सारी कंट्री को ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्प्यूट, अनरेस्ट, ये सारे पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज़ ऊपर जो आपके फैक्टर्स हैं वहाँ पर इस चीज़ों को भी आप मेंशन करिए, इस डेटा को भी मेंशन करिए। ठीक, तो ये हमारा टोटल जो वाटर रिलेटेड आर्टिकल है वो कवर हो जाएगा, एक मेंस का क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है न्यूक्लियर एनर्जी फिक्सिंग द फाइनेंस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात करेंगे, उसको इंस्टॉल करने की बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो इशू है फाइनेंसिंग का उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था, किसके द्वारा, ब्रसल के द्वारा, जो कि बेल्जियम की क्या है, कैपिटल है। ठीक, तो ब्रसल में न्यूक्लियर एनर्जी समिट होस्ट किया गया था, विच इज को चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। ठीक, इसका हेडक्वार्टर वीना में है, यूनाइटेड नेशन से इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये जो समिट है वो आया कहाँ से, रिसेंटली COP28 में ये बात की गई थी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका रोल इनडिस्पेंसिबल है टू अचीव द क्लाइमेट गोल्स। जो हमारे क्लाइमेट गोल हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने जो गोल बनाए हैं उसको अचीव करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर जो डिक्लेरेशन है इसे 22 कंट्री ने, वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था और मेंशन किया था कि वो जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है उसे ट्रिपल करेंगे बाय 2050। The Nuclear Energy Summit, an initiative in collaboration with the IAEA Atoms for Net Zero program, is part of multilateral approach to decarbonization। जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो अभी होस्ट किया गया था, ये इनिशिएटिव किसके कोलैबोरेशन में किया जा रहा है, IAEA एटम्स फॉर नेट जीरो प्रोग्राम के कोलैबोरेशन में किया जा रहा है, और इसके अंदर मल्टीलेटरल अप्रोच अपनाई जाएगी फॉर डीकार्बनाइजेशन पर्पस। ठीक, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। कुछ फैक्ट्स क्या हैं, जो न्यूक्लियर पावर होता है वो 4 टाइम लेस कार्बन एमिट करता है सोलर फार्म से और अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड, हाइड्रो पावर एंड जियोथर्मल, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस चर्चा कर रहे हैं। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी अल्टरनेटिव से कितना महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये जो कार्बन एमिशन है वो 4 टाइम लेस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ऐसा इंटरमिटेंट सोर्स नहीं है कि कभी धूप नहीं आई तो सोलर एनर्जी के कारण बिजली नहीं आ रही है। ये 24/7 आपको अनइंटरप्टेड एनर्जी देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। ठीक, कहीं पर भी किसी भी ज्योग्राफी में, ऐसा नहीं कि जो ट्रॉपिकल है वहीं पर सोलर एनर्जी होती है लेकिन टेम्परेट में नहीं है, तो ज्योग्राफी कंस्ट्रेंट भी नहीं है, किसी तरीके के सीजनल कंस्ट्रेंट भी नहीं है, 24/7 एनर्जी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है रिलेटेड टू सोलर पावर प्लांट। ठीक, इसके अलावा जमीन की जरूरत कम होती है सोलर पावर प्लांट के कंपैरिजन में, और
जो लाइफ साइकिल है वो भी ज़्यादा होती है सोलर पावर प्लांट के कंपैरिजन और अदर रिन्यूएबल एनर्जी के कंपैरिजन में। ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी और क्यों इतना ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है COP28 में, इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को फाइनेंस कैसे किया जा सकता है। तो दो बहुत बड़े इशू होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने से रिलेटेड। पहला इशू क्या होता है, टेक्नोलॉजी का, और दूसरा होता है चैलेंज फाइनेंसिंग का। ठीक, तो रिसेंटली जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उसने बहुत बड़ा जो चैलेंज है स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो रेडिएशन है, जो सेफ्टी कंसर्न है, उसको बहुत कम कर दिया है। क्या क्या डेवलपमेंट हुए रिसेंटली, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो SMR है उसे ऑन साइट पे लगाया जा सकता है, लैंड रिक्वायरमेंट ज़रूरत इतनी नहीं है। जो भी चैलेंजेस थे आपके ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उसको ओवरकम करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा जो रेडिएशन प्रूफिंग हो रही है एग्जिस्टिंग प्लांट की, उससे जो सेफ्टी है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जो फ्यूल साइकिल्स हैं वो भी एक्सटेंड की जा रही है। तो ये तीनों चीज़ें न्यूक्लियर पावर प्लांट की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा रही है। जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चैलेंजेस थे उसे ओवरकम करने में ये तीनों चीज़ें जो है बहुत क्या हो रही है, सहायक हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। लेकिन जो दूसरा बहुत बड़ा इशू है वो है फाइनेंसिंग का, और ये इशू अभी भी परसिस्ट कर रहा है। अगर हम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक बिल्कुल भी लोन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न और स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार भाई न्यूक्लियर अगर इतना ज़्यादा रिस्की है, अगर गलती से भी एक्सप्लोजन हो जाता है या फिर कुछ भी इश्यूज आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो शेरनोबिल में जो हुआ था, ठीक है, 2011 में जापान में जो हुआ था, ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट को जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक हो गए, ADB हो गए, ये सब फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। लास्ट फाइनेंसिंग जो वर्ल्ड बैंक ने की थी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को 1959 में की थी इटली में, उसके बाद से कोई भी फाइनेंसिंग नहीं की गई। तो कुछ जो है हम यहाँ पर मॉडल की बात करेंगे जो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। जो सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस है जिसे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं वो है कोऑपरेटिव फंडिंग मॉडल ऑफ फ्रांस, साउथ कोरिया, रशिया एंड UK। ठीक, एक फिनलैंड का मॉडल है जिसका नाम है मनकला। ठीक, ये कोऑपरेटिव फाइनेंस मॉडल है, ये वर्ड याद रखना है, मनकला। मेंस में भी लिख सकते हो और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ये काय से रिलेटेड है, रिलेटेड टू न्यूक्लियर फाइनेंसिंग। ये मॉडल फिनलैंड में यूज किया जा रहा है। सो इस मॉडल में क्या हो रहा है, कंपनी जॉइंटली ओन्स एनर्जी प्रोड्यूसर एंड शेयर द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग प्लांट्स। क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कंपनीज जो है ओन करेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट को, इन्वेस्ट करेगी, और इसमें जो ओनरशिप होगी वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जो रिस्क होगी वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और ऑपरेटिंग द पावर प्लांट सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीपल कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। ये जो कंपनी होगी ये कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी, और जो भी बिजली उससे पैदा होती है उसको ये खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला। दूसरा, होलसेल तरीके से इसे बेच सकते हैं, रिटेलर की तरीके से इसे बिजली को बेचा जा सकता है। इस तरीके से जो है बिजली उत्पन्न की जा रही है और बेची जा रही है। ठीक, ये एक मॉडल हो जाएगा। अगर हम अभी बात करें पूरे वर्ल्ड में तो लगभग 440 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पूरे वर्ल्ड में अभी हैं, और ये नंबर आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट 60 ऐसे रिएक्टर्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, 110 प्लानिंग स्टेज में है, और ये सारे के सारे मोस्टली आपको कहाँ देखने मिलेंगे, एशिया में मिलेंगे, पर्टिकुलरली चाइना में ये सारी चीज़ें हो रही है। चाइना बहुत जल्दी जो है US को ओवरटेक करने वाला है, और फ्रांस को भी ओवरटेक करने वाला है न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी में। ठीक, चाइना ने टारगेट रखा है कि 10% उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी बाय 2035 वो काय से आने वाली है, न्यूक्लियर एनर्जी होने वाली है। बाय 2060 18% जो एनर्जी होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। ठीक, लेकिन उसके बाद भी कुछ इश्यूज अभी भी फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि क्या कुछ इश्यूज में क्या क्या हो जाएंगे, वो आपके रहेंगे फाइनेंसिंग रिलेटेड इशू और कॉस्ट ओवररन इशू। क्या होता है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप करने में काफ़ी लंबा पीरियड लगता है, गेस्टेशन पीरियड बहुत लार्ज होता है, और कंपनी इतने समय तक जो है उसको डेवलप नहीं कर पाती। इसलिए जो हमने फाइनेंसिंग मॉडल की बात की थी उसमें मल्टीपल कंपनीज जो है क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, ताकि सबका थोड़ा थोड़ा पैसा लगाए।
क्या होता है लॉन्ग टर्म का गेस्टेशन पीरियड का अगर ये होगा, क्योंकि कई तरह के क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, बड़ी सेफ्टी के इशू होते हैं, तो बड़ा लंबा पीरियड होता है, उसके कारण कॉस्ट ओवररन हो जाती है। पहले 600 करोड़ का था, अब 1200 करोड़ का हो गया है। इस तरीके से कॉस्ट ओवररन होने के कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है और जो कंपनीज होती है प्लांट को वो बंद कर देते हैं बीच में ही। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जो फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तारापुर में डेवलप हुआ है और उसके थ्रू हमें जो एनर्जी मिल रही है वो 2 रुपये पर यूनिट एनर्जी मिल रही है, जो सोलर पावर टैरिफ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट बराबर है, इनफैक्ट कम है। ठीक, कुंदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसकी कॉस्ट कितनी है, 4 से 6 रुपये, जिसका कंपैरिजन अगर हम कोल फायर थर्मल पावर प्लांट से करें तो उसके कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो कॉस्ट बहुत कम है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। लेकिन उसके बावजूद भी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 1.6% है। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी की तो छोड़ ही दो, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में 1.6% है। उसका रीज़न क्या है यार? सबसे बड़ा रीज़न है स्टिग्मा। लोग डरते हैं कि उनके आसपास जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है। दूसरा, वेपनाइजेशन रिस्क, बिल्कुल इसका वेपनाइजेशन भी हो सकता है। रेडिएशन लीकेज है ना, जो शेरनोबिल हुआ था उस समय कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। उसके अलावा रेगुलेशन, हाई अपफ्रंट कॉस्ट, शुरुआती जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और लॉन्ग प्रोजेक्ट ओवररन, ये कुछ रीज़न है इसके लो अडॉप्शन रेट। हालांकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने इस सेक्टर में भी लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया है और सरकार ने जो है अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करना शुरू कर दिया है, इनवाइट करना शुरू कर दिया। लगभग 26 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फेज वाइज जो है इंडिया गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है। ठीक, और टारगेट क्या है, ट्रिपलिंग ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी। 7,880 मेगावाट है अभी, इसे 22,480 मेगावाट करना है बाय 2031-32। ठीक, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर रही है रेगुलेशन का, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर क्या हो सके, इन्वॉल्व हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कैपेसिटी इंस्टॉल कर सकें और डेवलप कर सकें। ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।